हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। तो आज दिसंबर मंथ के पहले पार्ट के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। तो एजेंडा, सबसे पहले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और ये वेरियस फील्ड से होंगे। जैसा कि आपको पता है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट, ऑबिचुअरी, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, इन सभी मिसलेनियस न्यूज़ को हम कवर करते हैं। उन सभी के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज द विनर ऑफ 2020 साखिर ग्रां प्री? 2020 साखिर ग्रां प्री का विजेता कौन है? और इसका सही उत्तर है सर्जियो पेरेज। अब देखें, इसमें वॉल्टरी बोटास की बात करें, लुइस हैमिल्टन की बात करें, सर्जियो पेरेज की बात करें। लुइस हैमिल्टन जो है, ही इज एन एब्सोल्यूट सुपरस्टार, जैसा कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं। वॉल्टरी बोटास भी मर्सिडीज के लिए ही चलाते हैं और फॉर्मूला 1 रेसिंग के एब्सोल्यूट चैंपियन हैं। इस बार सर्जियो पेरेज ने साखिर ग्रां प्री जीता है। और याद रखिएगा, मैक्सिको रेसिंग पॉइंट BWT मर्सिडीज की तरफ से सर्जियो पेरेज ने फॉर्मूला 1 2020 साखिर ग्रां प्री जीता, जो कि 6 दिसंबर 2020 को हुआ था बहरीन के इंटरनेशनल सर्किट में, जो कि साखिर बहरीन में स्थित है। आगे बढ़ें तो बढ़ करके हम समझते हैं, Which country has won the International King Bhumibol World Soil Day Award 2020 by Food and Agriculture Organization? खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? और इसका सही उत्तर है नंबर 1, इंडिया। देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR ने प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल्ड डे 2020 अवार्ड जीता है। और इस अवार्ड को एनुअली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जिसका कि हेडक्वार्टर्स रोम, इटली में मौजूद है। आगे बढ़ें तो विच इंडियन AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल REIT फंड ऑफ फंड्स? किस भारतीय AMC ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय REIT फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब देखिए, सबसे पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लें। जितना भी हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लें कि कोई हमारे पास 6 इन्वेस्टर्स हैं, ABCDE और F। ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर अपने फंड्स को, तो ये फंड्स को एक काम करें, इकट्ठा कर लें। अब देखिए, फंड्स को इकट्ठा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि फंड्स को लमसम अमाउंट इकट्ठा कर लिया जाए, जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो टोटल का टोटल इकट्ठा कर लिया लमसम। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी होते हैं, जिन्हें हम SIP कहते हैं। SIP के अंतर्गत वो सभी प्लान्स आकर शामिल होते हैं जिनमें हम मंथली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब फंड्स इकट्ठे हो गए तो फंड्स को उठा करके देना है किसी कंपनी के फंड मैनेजर को। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये या तो इक्विटी में किया जा सकता है, परंतु इक्विटी में रिस्क भी ज़्यादा होता है, हालांकि रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में यानी कि बॉन्ड और डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम होगा पर रिटर्न्स भी कम होंगे। सो बेसिकली फंड मैनेजर ले जाकर के इसे 50 से 60 कंपनीज में उनके डेट और इक्विटी दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करने की वजह से रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न्स भी ठीक ठाक हो जाते हैं। फंड मैनेजर्स को इन 6 इन्वेस्टर्स द्वारा दिया गया म्यूचुअली जो अमाउंट है, उसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। और मजे की बात, जब भी आप म्यूचुअल फंड ओपन करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कहीं पर भी किसी डीमैट अकाउंट की भी आवश्यकता नहीं है। So you don't require a demat account basically to open any kind of mutual funds। अब यहां पर देखिए, 50 से 60 कंपनियों में से अगर मान लीजिए 10-20 ने भी खराब परफॉर्म किया, उसके बावजूद आपका पैसा कभी भी डूबने नहीं वाला। और यही खासियत है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की। अब ये म्यूचुअल फंड्स अगर रियल एस्टेट के हों तो क्या होगा? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके अंतर्गत कोटक इंटरनेशनल रीट फंड्स को लॉन्च किया गया है। ये डाइवर्सिफाइड REIT म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनका पैसा किसी भी फंड मैनेजर द्वारा रियल एस्टेट में लगाया जाएगा।
और यहाँ से भी रिटर्न्स को अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा पहला करने वाले कोटक महिंद्रा की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और अभी आगे चल करके देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसा करते हैं। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। एज पर नोमुरा, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2020-21? नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है, और इसका सही उत्तर है 9.9%। देखिए 2021 की बात कर रहे हैं तो मार्च की बात कर रहे होंगे, और जो एस्टिमेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैलेंडर ईयर 2021 के लिए इन्होंने 9.9% कहा। हालांकि अगर इनका देखेंगे 2022 में तो एक अलग स्टांस आया है। इन्होंने कहा है कि 13.5% से 2021-22 वाले वित्त वर्ष में भारत ग्रो करेगा, और 2023 की बात करें तो 6.8% से भारत ग्रो करेगा। ये टोटल फंडा नोमुरा, जो कि जापान की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और साथ ही साथ एक ब्रोकरेज कंपनी है, उसके द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन ये कि इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही प्लेज फॉर विच टीम इन डोमेस्टिक क्रिकेट? भारतीय खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। इन्होंने घरेलू क्रिकेट में किस टीम के लिए खेला? और इसका सही उत्तर है गुजरात के लिए। देखिए भारत के विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं पार्थिव पटेल, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया सभी क्रिकेट के फॉर्म से, यानी कि ये ओडीआई, टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल, इन तीनों से रिटायरमेंट ले चुके हैं। दूसरी खास बात ये भी बता दूं, मुंबई इंडियंस के लिए भी ये खेले, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी ये खेले, इन दोनों टीम्स के लिए इन्होंने खेला है। इसके अलावा ये गुजरात लायंस के लिए भी खोले थे, बीच में जो टीम्स आई थी जब CSK वगैरह को सस्पेंड कर दिया गया था 2 सालों के लिए। और ये भी याद रखिए कि पार्थिव पटेल जो हैं, इनके अंडर में गुजरात ने एक बार रणजी ट्रॉफी भी जीती है, और रणजी ट्रॉफी इज अ गेम ऑफ क्रिकेट विच इज नेम्ड ओवर महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब, वॉज एन आइकॉनिक किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और सही उत्तर है इसका 10 दिसंबर को। देखें ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से घोषित किया हुआ दिन है, जिसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल डे जितने भी होते हैं उनमें से लगभग यूनाइटेड नेशंस द्वारा ही घोषित किए जाते हैं, जिनका अर्थ है कि आप किसी क्षेत्र के बारे में लोगों के दिलों में अवेयरनेस जगाना चाहते हो, या जितने भी पीपल आर लिविंग इन द सोसाइटी दे वांट टू गेट अवेयर्ड ऑफ एनीथिंग, देन द डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड दैट इज रिफर्ड टू एज इंटरनेशनल डे। बाकी वर्ल्ड डे भी होते हैं और वर्ल्ड डे भी रिफर किए जाते हैं। 10 दिसंबर को एनुअली पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 2020 की थीम भी रही है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अच्छे से रिकवर करिए एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, दिस हैज बीन द थीम। अगला डिस्कशन करते हैं। विच प्लेयर हैज वॉन द 2020 फीमेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर? किस खिलाड़ी ने 2020 महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? और इसका सही उत्तर है यूलिमार रोजास ने। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर हैं यूलिमार रोजास, और ये वेनेजुएला की रहने वाली हैं। वेनेजुएला में ट्रिपल जंपिंग एक खेल होता है, उस ट्रिपल जंपर हैं, एथलेटिक्स की हैं। इन्होंने 2020 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड जीता है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय ADB एज टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में ADB द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? और इसका सही उत्तर है कि राशि जो स्वीकृत की गई वो है 2.5 मिलियन। अब देखिए मनीला बेस्ड मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसी, देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। जब जब ADB की बात होती है, आपको बता दूं 1967 से इसने फंक्शन करना शुरू कर दिया था, स्थापना 1966 में ही हो गई थी इसकी। मंडालुयोंग एक जगह है मेट्रो मनीला में। मंडालुयोंग इज अ प्लेस इन मेट्रो मनीला, वहां पर इसका हेडक्वार्टर्स है, और ये फिलीपींस की राजधानी भी है। दूसरी खास बात ये भी बता देता हूं आपको कि ADB के जो करंट चेयरमैन हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, और इसके अलावा इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अशोक लवासा। चूंकि ये भारतीय हैं इसलिए इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं समीर कुमार खरे।
और ये भी भारतीय हैं, इसलिए नाम याद रखने की ज़रूरत है आपको। मनीला बेस्ड मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अप्रूव किया है 2.5 मिलियन का लोन, जो कि लगभग 18 करोड़ रुपए होगा, और ये टेक्निकल असिस्टेंस एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा भारत में। बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन लेंडेड बाय द एशियाई डेवलपमेंट बैंक। नेम द 2 cities of मध्य प्रदेश which has been included और inducted in यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट। मध्य प्रदेश के 2 शहरों का नाम क्या है जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है, और इसका सही उत्तर है ग्वालियर और ओरछा। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो एंशियंट सिटीज में से एक, दिल्ली के राजाओं ने, तोमर राजा हुआ करते थे, तोमर राजपूत्स ने दिल्ली को छोड़ने के बाद ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। महाराजा मान सिंह यहाँ के फेमस राजा हुए जिन्होंने ग्वालियर के फोर्ट को बनाया था, एवं साथ ही साथ ग्वालियर को रूल किया है तोमर राजपूत्स ने। अगर हम लोग बात करें ओरछा, तो ओरछा वॉज द कैपिटल ऑफ बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड की ये कैपिटल छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है, एंड इट वॉज बेसिकली रूल्ड बाई बुंदेला राजपूत्स। तो इसे बुंदेला राजपूतों ने रूल किया है। ये दोनों ही शहर बहुत खूबसूरत खूबसूरत किलों को समेटे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ ओरछा तो बेतवा नदी के किनारे बहता है, और यहाँ बेतवा नदी खूब खूबसूरत हो जाती है। ग्वालियर और ओरछा ये दोनों के दोनों ही शहर हैं जिन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में। याद रखिएगा, यूनेस्को ने इन हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया है। और जब जब हम चर्चा करते हैं यूनेस्को की, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड सोशो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और पूरे विश्व की फैशन कैपिटल कही जाती है, फैशन राजधानी। इसकी हेड है औद्रे अजाउले। औद्रे अजाउले इज द हेड ऑफ यूनेस्को। स्थापना की गई थी इसकी 16 नवंबर 1945 में, 1945 में स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। आगे बढ़ें तो 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री। 2021 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में होने वाली है, और इसका सही उत्तर है सिंगापुर में। देखें, सिंगापुर जो है, सिंगापुर में रिसेंटली हॉकर स्ट्रीट को भी यूनेस्को की एक बहुत बड़ी हेरिटेज में शामिल किया गया है, और साथ ही साथ सिंगापुर तो वैसे ही 2021 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग को होल्ड करने वाला है। विच कंट्री हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशियन रीजन बाय द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर नोमुरा। किस देश को नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में एशियाई क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया, और इसका सही उत्तर है इंडिया। देखिए, जापान का ब्रोकरेज हाउस है नोमुरा, और उसने वैसे ही इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी कहा है 2021 में। आगे बढ़ें तो फिच रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ऑफ इंडिया एट व्हाट परसेंट इन द फिस्कल ईयर 2020-21। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है, और ये प्रतिशत है -9.4%। देखिए, फिच रेटिंग्स ने अपना जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइज किया था। इन्होंने इंडिया को पहले कहा था कि भारत -10.5% से ग्रो करेगा। बाद में इन्होंने 2021 के लिए भारत की इकोनॉमी के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में भारत के जीडीपी वृद्धि दर को 9.4% से ही कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाया है। और मैं कॉन्ट्रैक्ट शब्द एवं श्रिंक शब्द, ये दोनों शब्द जब भी आएँ तो आप ये समझिएगा कि नेगेटिव में इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। अगर ये लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.4%, इसका मतलब ये है कि -9.4% से ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हु इज द विनर ऑफ 2020 मेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, और इसका सही उत्तर है
मोंडो डुप्लांटिस, देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर है मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं और स्वीडन के ये पोल वॉल्टर हैं। इनको 2020 मेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया है और इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हु इज द विनर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है राजकमल झा। राजकमल झा जी राइटर भी हैं और चीफ एडिटर भी हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, और इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है द सिटी एंड द सी, और इस बुक में सम्मान में इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि PwC इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच एंटिटी टू अपस्किल 300 मिलियन यंग इंडियंस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जॉइंटली विद युवा? PwC इंडिया ने युवा के साथ संयुक्त रूप से अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन युवा भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए किस इकाई के साथ सहयोग किया है? और इसका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के साथ, यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। देखिए कंसल्टिंग फर्म है PwC इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के साथ मिलकर के, यूनिसेफ जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और साथ ही साथ युवा जनरेशन अनलिमिटेड इन इंडिया, इन तीनों के साथ मिलकर 300 मिलियन युवाओं को अगले 10 सालों में स्किल देना है। नाउ द पॉइंट इज कि 300 मिलियन का अर्थ होता है 30 करोड़, और भारत देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जब शुरू किया गया था तब भी यही कहा गया था कि PMKVY के अंतर्गत आने वाले लोग, और उनमें से देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आने वाले लोग, और उनमें से विशेष तौर पर जब हम डिस्कशन करते हैं 65 करोड़ युवा हैं भारत में, और इन 65 करोड़ में से 30 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स हैं और वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनमें से लगभग 35 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स नहीं हैं, they are unskilled. Now this unskilledness is about to be ended, और ये खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने PMKK सेंटर्स, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी ओपन करने की बात कही, ट्रेनिंग भी दी, परंतु ये प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, ऐसे कम से कम बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए। और जिस तरीके से हमने जापान के साथ पार्टनरशिप की है कि हम अपने यहाँ से लेबर्स को जापान भेजेंगे और हमारे स्किल्ड लेबर जापान में जाकर के जापान के लिए भी काम करेंगे, उसी तरीके से ये पूरा आने वाले 10 सालों में गेम होने वाला है। तो युवा जो कि जनरेशन अनलिमिटेड इन इंडिया है, दिस विल बेसिकली पार्टनर विद द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब देखिए यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के रूप में जाना जाता है। ये यूएन की एक ऐसी एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, सबसे पहले यूनिसेफ के स्थापना की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सिटी आपको पता है अमेरिका की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक, और इसकी जो हेड हैं मैडम का नाम है हेनरीटा H4, शी इज़ द हेड ऑफ करेंटली यूनिसेफ। हेनरीटा H4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनिसेफ की, और ये अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, यानी कि हेनरीटा होल्समैन 4 इनका पूरा नाम है। H4 का मतलब है होल्समैन, हेनरीटा होल्समैन 4। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर को। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, नरसंहार होता है, लोग मारे जाते हैं, ये वॉर भी हो सकता है। इस तरीके के क्राइम्स को रोकने के लिए 9 दिसंबर को एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, जिसका थीम ही है कि हम इस तरह के किसी मिस एडवेंचर को ज़्यादा से ज़्यादा रोकें। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, जलवायु प्रदर्शन
परिवर्तन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? और इसका सही उत्तर है 10वां। देखिए, इंडिया का 10वां स्थान रखा गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि 7 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया था। ओवरऑल स्कोर जो है इंडिया का वो है 63.98। आगे बढ़ते हैं। एज पर द न्यू सर्वे कंडक्टेड बाय नेपाल चाइना, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज बिकम टॉलर बाय। नेपाल और चीन द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी अधिक हो गई है? और इसका सही उत्तर है 0.86 मीटर। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट, ये 0.86 मीटर से इसकी हाइट बढ़ गई है। अच्छा, नेपाल और चाइना, इन दोनों ने मिलकर के सर्वे किया। 8,848 मीटर इसकी हाइट हुआ करती थी पहले, है ना। और ये पहले जो हाइट हुआ करती थी ये 1954 में भारत ने ही नापी थी। इंडिया इन 1954। अच्छा, प्रीवियस मेजरमेंट इंडिया 1954 में किया था। अब ये हाइट बढ़ गई है, अब हो गई है 8,848.86 मीटर। एंड दिस हैज़ बीन करेक्टली इन द न्यूज़। ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में फ्लोट किया था। आगे बढ़ें। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU with which organization for the implementation of नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट NLRP। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ने हाल ही में नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 4, NTPC लिमिटेड। देखिए, NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला। और इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM। और ये भोपाल के साथ इन्होंने साइन किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट NLRP। ये भी याद रखेंगे, नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए ये साइन किया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020? भारत मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 का विषय क्या है? अब देखिए, इसका सही उत्तर है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। दिस इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया नेशनल मोबाइल कांग्रेस। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था इस वर्चुअल एडिशन को, इंडिया मोबाइल कांग्रेस को, 8 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। इस बार थीम रखी गई थी इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। और ये 3 दिनों का इवेंट था जो 8 से लेकर के 10 दिसंबर तक चला। IMC 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने मिलकर के मनाया है। अगला प्रश्न, Which country has won the 2020 United Nations Investment Promotion Award of UNCTAD? किस देश ने UNCTAD का 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है? और इसका सही उत्तर है इंडिया ने जीता है। देखिए, जिनेवा बेस्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इन्होंने अवार्ड दिया है 2020 का यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड टू इन्वेस्ट इंडिया को। अब ये इंडिया की नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी को अवार्ड दिया गया है, NIPA, नीपा को। याद रखिएगा, भारत में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसे देखें तो एक रिपोर्ट आई थी सन 2021 में, और वो रिपोर्ट कहती है कि पूरे विश्व में ग्लोबल FDI डाउन हुआ है और 42% से ग्लोबल FDI डाउन हुआ है। परंतु अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में जो FDI है वो कोविड-19 के दौरान भी बढ़ा है, और 13% से ये FDI बढ़ा है। 13% FDI हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई द वेरियस कंट्रीज एंड इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स इंडिया एंड एन इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ें।
तो यूएन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर को ही। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर वर्ष एनुअली 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए, एंटी करप्शन पे फोकस करने के लिए, और इस बार की थीम भी रखी गई है रिकवर विथ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी के साथ रिकवर करें। अगला क्वेश्चन ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फाउंडेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है अनिल सोनी जी को। ये यूएस बेस्ड इंडियन ऑरिजिन के हेल्थ एक्सपर्ट हैं अनिल सोनी जी, और इन्हें अपॉइंट किया गया है फर्स्ट सीईओ ऑफ न्यूली क्रिएटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। तो WHO फाउंडेशन का पहला सीईओ एक भारतीय मूल का व्यक्ति होगा जो कि अमेरिका में रहता था। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ ही गया है तो वाई नॉट टू स्टडी अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में हेल्थ की बॉडीज़ को पूरी तरीके से फोकस करता है एंड इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस which is responsible for international public health, and the WHO constitution basically establishes the agency's governing structure and principles and says that the main objective of WHO is the attainment by all peoples of the highest possible levels of health. तो this is WHO for you. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने भी बाहर निकलने की बात कह दी थी, परंतु बाइडेन के सरकार में आने के बाद अब WHO का पार्ट अमेरिका बना रहेगा, ऐसा बाइडेन साहब ने कहा है। अगर स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 1948 को। दूसरी खास बात ये भी याद रखें कि WHO के हेड हैं जिनका नाम है टेड्रोस अधनम, और इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और टेड्रोस अधनम इज द हेड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। Sports Minister Kiran Rijiju has launched the virtual 2020 Fit India Cyclothon. The program is which edition of the Pan India Cycling Event? खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वर्चुअल 2020 फिट इंडिया साइक्लोथॉन लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम पैन इंडिया साइकिलिंग इवेंट के किस संस्करण का हिस्सा है? और इसका सही उत्तर है सेकंड, याद रखिएगा नंबर 2, दूसरा संस्करण है ये। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन का जो लॉन्च किया है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए किया है 7 दिसंबर 2020 को। ये मेगा साइकिलिंग इवेंट है जो 25 दिनों तक चलेगा, यानी 7 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2020 तक चला ये। और इसे किरण रिजिजू जी जो कि ईस्ट अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं उन्होंने लॉन्च किया था। इट वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वाईफाई अवेलेबिलिटी इन पब्लिक स्पेसेस अक्रॉस इंडिया? संपूर्ण भारत में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? और इसका सही उत्तर है पीएम वानी। नंबर 3, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि स्कीम जिसे प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस मोबाइल नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है, पीएम वानी। अब देखें 9 दिसंबर 2020 को वायरलेस कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए और पब्लिक जगह पर वायरलेस इंटरनेट देने के लिए पीएम वानी को शुरू किया गया है। भारत नेट योजना की बात ज़रूर होती है। भारत नेट योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया जाना है और इसके माध्यम से ग्राम पंचायत भवनों में वाईफाई लग सकेगा और वहाँ से जो पंचायती कार्य है वो पूर्ण तरीके से ऑनलाइन हो सकेंगे। इसके अलावा एक खास बात और कही गई है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे जिसके अंतर्गत जो भी हमारे बुजुर्ग लोग होंगे वो सभी 3 पत्ती खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 एज पर द
एशियान डेवलपमेंट बैंक, मैंने आपको बताया। एडीबी का हेडक्वार्टर्स है मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में। दूसरा, इसकी स्थापना हुई थी 1966 और ऑपरेशंस हुए 1967 से। एज ऑफ नाउ इसके जो हेड हैं वो हैं मसात्सुगु आसाकावा, इसके पहले ताकेहिको नाकाओ हुआ करते थे। दोनों ही लोग जापान के हैं क्योंकि एडीबी के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर्स भी जापान के हैं। अब यदि हम बात करें इसके वाइस प्रेसिडेंट की, नाम है अशोक लवासा और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं समीर खरे। अब इसके अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है, तो इसका सही उत्तर है -8%। देखें, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी 8% से ग्रो करने वाली है, वो भी माइनस में। और पहले इन्होंने कहा था कि -9% से ग्रो करेगी, बाद में इन्होंने फोरकास्ट को सुधारा। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। विश्व स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही उत्तर है जेना वुलरिज। देखिए, जेना वुलरिज इंग्लैंड के हैं और इनको न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन नियुक्त किया गया है। WSF का हेडक्वार्टर्स है हेस्टिंग्स में, विच इज़ इन यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड में है। India's finance minister Nirmala Sitharaman has made into the Forbes 2020 list of the world's 100 most powerful women for second year in a row. What is her rank in the list? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फोर्ब्स की 2020 की सूची में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दूसरे वर्ष स्थान बनाया है। सूची में उनकी रैंक क्या है, और इसका सही उत्तर है उनकी रैंक है 41st। देखो, पहले ये 34वें रैंक पे हुआ करती थी विश्व की सबसे पावरफुल महिलाओं में 2019 में। अब इनकी रैंक फिसल गई है, 41वें नंबर पे पहुंच गई हैं 2020 पे। और अगर नंबर 1 की बात करें तो नन अदर देन दी एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, ये नंबर 1 पे हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल इज एट नंबर 1। डू रिमेंबर इट। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृत की है, और इसका सही उत्तर है 22,510 करोड़ रुपए। देखें, यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए, ABRY के लिए, और कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 22,810 करोड़ रुपए का प्रपोजल इस स्कीम के लिए होगा। अगला क्वेश्चन ये है, नेम द सेलिब्रिटी हु हैज टॉप्ड द 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 लिस्ट ऑफ यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर। उस सेलिब्रिटी का नाम बताएं जिसने यूके स्थित ईस्टर्न आई अखबार की 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और इसका सही उत्तर है नंबर 3 सोनू सूद। इंडियन एक्टर हैं सोनू सूद, उन्होंने 50 एशियन सेलिब्रिटीज 2020 लिस्ट को पूरी तरीके से टॉप किया है, और यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आई है। आगे बढ़ें तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल माउंटेन डे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है, और इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर को। देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व्ड December 11 एवरी ईयर, और इंटरनेशनल माउंटेन डे आपको पता है कि माउंटेन डाइवर्सिटी इज द थीम और माउंटेन बायोडाइवर्सिटी इज द थीम। और इंटरनेशनल माउंटेन डे में दुनिया के सबसे ऊंची माउंटेन का हम नाम ले लेते हैं माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है 0.86 मीटर से, और 0.86 मीटर से बढ़ करके 8,848 जो हुआ करती थी, अब वो 86 मीटर होगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द कोइलवार ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, और इसका सही उत्तर है बिहार। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, इन्हीं के पास सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय भी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं। और नितिन गडकरी जी आते हैं नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि महाराष्ट्र में है। लोकसभा के सांसद हैं नितिन गडकरी जी। 1.5 किलोमीटर का कोइलवर ब्रिज सोन नदी के ऊपर इन्होंने उद्घाटित किया है बिहार में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 10 दिसंबर 2020 जिस दिन मानवाधिकार दिवस होता है, उस दिन इन्होंने इनॉग्रेट किया था।
अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है एनिका सोरेनस्टन। देखिए, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंड 10 टाइम मेजर विनर ऑफ LPGA टूर्नामेंट अनिका सोरेनस्टन has been elected as the new president of International Gold Federation IGF, और IGF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन। फोर्ब्स 2020 की सूची में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कौन सबसे ऊपर है? और सही उत्तर है एंजेला मर्केल। इस लिस्ट को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने टॉप किया है और लगातार 10 सालों से वो इस फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट में नंबर 1 पर बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम कि द नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट NCDE हैज बीन लॉन्च्ड बाय CRPF इन विच स्टेट। दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE को CRPF ने किस राज्य में शुरू किया है? और इसका सही उत्तर है इसे तेलंगाना में शुरू किया गया है। देखें, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट और होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी साहब ने इनॉग्रेट किया है नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, और ये CRPF के ग्रुप सेंटर हाकिमपेट में शुरू किया गया है हैदराबाद में, विच इज़ इन तेलंगाना। 10 दिसंबर 2020 को इसे शुरू किया गया, जिस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट नेशन फॉर 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स? 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों के लिए मेजबान देश कौन सा है? और इसका सही उत्तर है मेडागास्कर। देखिए, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स IOIG ये मेडागास्कर में होंगे, और मेडागास्कर जो है वो बाद में वेन्यू चूज किया गया है। इसके पहले मालदीव्स को वेन्यू चूज किया गया था। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं आपको, मेडागास्कर अफ्रीका के पास में एक देश है, और ये एक द्वीप भी है जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है, और साथ ही साथ एक देश भी है। शेख सबा अल खालिद अल सबा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? शेख सबा अल खालिद अल सबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है? और इसका सही आंसर है कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। बहुत ही कमाल का रेट है वैसे इनका। अगर हम लोग ये देखें कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन कुवैती दिनार टू इंडियन रुपीज, तो आपको समझ में आता है कि लगभग एक कुवैती दिनार 241 रुपए के बराबर होता है। एज ऑफ नाउ हम 2021 के जनवरी की बात करें तो एक कुवैती दिनार विल बी इक्वल टू 241 इंडियन रुपीस। इतना ज़्यादा इस देश में इसके दिनार की वैल्यू है। इवन अगर आप कुवैती दिनार को डॉलर से कंपेयर करो, जो यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर से भी समझ में आता है आपको कि लगभग 3.3 US डॉलर इज इक्वल टू 1 कुवैती दिनार। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हम। शेख सबा अल खालिद अल सबा को रीअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, और पार्लियामेंट्री पोल्स हुए थे, उनमें ये विजयी बनके उभरे हैं। गल्फ अरब स्टेट में एक देश है कुवैत, जो कि इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में काफ़ी छोटा सा कंट्री है। आगे बढ़ें। यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली अक्रॉस द ग्लोब? देखिए, यूनिसेफ दिवस विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। न्यूयॉर्क, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई, 1946 में, दैट यू नो वेरी वेल। और इसकी स्थापना के बाद दिसंबर 11, 1946 की स्थापना के, अच्छा न्यूयॉर्क सिटी तो मैं लिख ही दूँ, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी करंट हेड कौन है?
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेनरीटा H4, ये भी नाम याद रखिएगा आप, न्यूयॉर्क सिटी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी सब्सिडरीज बहुत सारे हैं, यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया, यूनिसेफ आयरलैंड, गर्ल्स एजुकेशनल मूवमेंट, यूनिसेफ चिली, ये सब UNGA के अंतर्गत ही ऑपरेट होते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है इसे कई बार। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न ये है, लुडोविक ऑर्बन हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लुडोविक ऑर्बन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है? और उसका सही आंसर है रोमानिया। व्हाट इज द कंट्री कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रोमानिया? देखें, लुडोविक ऑर्बन ये अपनी पोस्ट से 7 दिसंबर 2020 को इस्तीफा दे दिए क्योंकि इनकी रूलिंग नेशनल लिबरल पार्टी ने 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन लूज कर दिए थे। अगर हम बात करें कि रोमानिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बुचारेस्ट। बुचारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। और इसके अलावा इसकी करेंसी है ल्यू। हालांकि है तो यूरोप का देश, लेकिन फिर भी इसकी करेंसी LIU है। गलती से LIEU कर दिया था। LIU इज द करेंसी ऑफ रोमानिया। आगे बढ़ते हैं, इसे रोन भी कहा जाता है, RON, LEU रोन कहा जाता है इसे। ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, 2,37,500 स्क्वायर किलोमीटर का देश है ये। Which activity is the newest to be officially declared as the Olympic sports and is slated to debut in 2024 Paris Games? ओलंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर घोषित की जाने वाली गतिविधि कौन सी है जो 2024 पेरिस खेलों में पदार्पण करने के लिए तैयार है? और इसका सही उत्तर है ब्रेक डांसिंग। देखिए, याद रखिएगा, ब्रेक डांसिंग का नाम ब्रेक डांसिंग नहीं होगा, जबकि इसका नाम होगा ब्रेकिंग। ये ओलंपिक इवेंट में जाएगी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन्होंने ये ब्रेक डांसिंग को नई एंट्री बना करके ओलंपिक में एक ओलंपिक स्पोर्ट्स के तौर पर एंटर करवाने की बात कही है। 7 दिसंबर 2020 को इसे एंटर करवाया गया ओलंपिक स्पोर्ट्स के तौर पर। और अगर हम IOC की बात करें तो IOC बहुत पुरानी बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 की। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है, मतलब पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को एज ऑफ नाउ। और IOC का करंट जो हेडक्वार्टर्स है वो हेडक्वार्टर्स इज इन लॉजेन, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, लॉजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है इसका। स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में। अच्छा, IOC के बारे में यही बता देता हूं, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बैच। थॉमस बैच इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आगे बढ़ते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफ डी कीपर। ये भी याद रखिएगा, इसके जो DG हैं उनका नाम है क्रिस्टोफ डी केपर। देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का विषय क्या है? और इसका सही आंसर है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ें, हु इज द विनर ऑफ 2020 फिक्की मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? 2020 फिक्की मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के विजेता कौन है? और इसका सही उत्तर है बजरंग पूनिया जी। फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया। चूंकि ये अवार्ड वर्चुअली हुआ कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, परंतु रेसलर बजरंग पूनिया को 2020 का मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड एज 100% ऑर्गेनिक? कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है भारत की या केंद्र शासित प्रदेश है जिसको पूर्ण रूप से
100% जैविक घोषित कर दिया गया है और इसका सही उत्तर आपको पता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 100% जैविक घोषित कर दिया गया है। अब देखें, आगे बढ़कर के हम ये भी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने डिक्लेयर किया है लक्षद्वीप को इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी, जो कि 100% ऑर्गेनिक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश की मुरैना कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, याद रखिएगा। मुरैना कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये हैं। अब देखिए, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम समझते हैं हु हैव बीन नेम्ड एज द टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, और इसका सही उत्तर है जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट या यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इनको टाइम मैगजीन का 2020 पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है, और ये सम्मान इन दोनों को दिया गया है, किसी एक को नहीं। जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ये अमेरिका के 46वें यानी 46th प्रेसिडेंट बने, और कमला हैरिस जब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी तो ये 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी। जिसका मतलब है 49वीं उपराष्ट्रपति या 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। The world's first satellite-based narrow-band Internet of Things (NB-IoT) service has been launched by which company? दुनिया की पहली उपग्रह आधारित संकीर्ण बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? और इसका सही उत्तर है नंबर 1, भारत संचार निगम लिमिटेड। स्काइलोटेक इंडिया के साथ मिलकर के पार्टनरशिप करे हैं, और उसके बाद सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT को स्थापित किया गया है। When is the International Universal Health Coverage Day observed? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 12 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे यूनाइटेड नेशंस इसे रिकॉग्नाइज करता है एज एन इंटरनेशनल डे विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 दिसंबर। ये भी याद रखिएगा। Who has been awarded with the 2020 रामानुजन प्राइज फॉर द यंग मैथमेटिशियंस? युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका भी सही उत्तर है कैरोलिना अराउजो। देखिए, ब्राजीलियन मैथमेटिशियन है डॉक्टर कैरोलिना अराउजो, और इनको कन्फर किया गया है 2020 रामानुजन प्राइज से। रामानुजम आपको पता है भारत में आइकॉनिक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर रामानुजम दिन भी मनाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कब यंग मैथमेटिशियन थे ये रामानुजम, और इनका जो आउटस्टैंडिंग काम रहा है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में कैरोलिना अराउजो को, उसके लिए इन्हें रामानुजम प्राइज दिया गया। एशियाई डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड द एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एम्बार्क्ड फॉर द फैसिलिटी? एशियाई विकास बैंक ADB ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX लॉन्च की है। सुविधा के लिए कितनी राशि रखी गई है? और इसका सही उत्तर है 9 बिलियन की। तो मनीला बेस्ड एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसे एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी कहा जाता है, मेंबर कंट्रीज को डेवलप करने के लिए। और इस द बैंक हैज एलोकेटेड बेसिकली 9 बिलियन फॉर APVAX। तो एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के लिए ADB मंडालुयोंग, जिसका हेडक्वार्टर है, बार बार बताता हूं आपको, उसने 9 बिलियन दिए हैं। The India Water Impact Summit IWIS 2020 is which edition of the annual event? The India Water Impact Summit IWIS 2020 वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? और इसका सही उत्तर है फिफ्थ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट किक्ड ऑफ की गई 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअली, और ये 5 दिनों का प्रोग्राम था जो कि 15 दिसंबर 2020 को खत्म हुआ। इस बार इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 की थीम भी रखी गई, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। दिस इज व्हाट इज द थीम, याद रखिएगा। थीम ऑफ IWIS 2020 इज अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो RBI हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द LAF एंड MSF फैसिलिटीज फॉर scheduled regional rural banks which has a minimum CRAR of how much %?
आरबीआई ने हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के लिए एलएएफ और एमएसएफ सुविधाएं शुरू की हैं, जिसमें न्यूनतम सीआरएआर कितने प्रतिशत है? सही उत्तर है इसका 9। और मैं आपको बता देता हूं, जब भी कस्टमर को कोई भी बैंक लोन देता है, जितना भी लोन दिया गया उस पर रिस्क होता है कि कस्टमर उसे वापस बैंक के पास पहुंचाएगा या नहीं। क्योंकि दिए गए लोन पर रिस्क होता है, इसीलिए पूरे लोन अमाउंट को रिस्क वेटेड एसेट्स कहते हैं। तो अगर आपसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स पूछा जाए तो इसे कहेंगे CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, या इसे आप कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो से भी जानते हैं। और कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो को CAR लिखते हैं। नाउ व्हाट इज CRAR और CAR? इट इज बेसिकली द टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, इसको लिखा गया है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो को। और इसमें देखिए, जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं तो रिस्क वेटेड एसेट्स वो लोन है जो बैंक द्वारा कस्टमर को दिया गया। टोटल कैपिटल वो है जो आपको मेंटेन करना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल उठा लूँ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि 9% रख दिया गया है CRAR को। टोटल कैपिटल तो आपको पता है जो मेंटेन करनी है। रिस्क वेटेड एसेट जो कस्टमर ने बैंक को लोन दिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का। अब देखिए यहाँ पे 9/100 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल हो गया 90,000 रुपए। कुल मिलाकर के CRAR या CAR का मतलब ये है कि अगर कोई बैंक किसी कस्टमर को लोन देना चाहता है 10 लाख रुपए का, तो पहले उसे अपने पास 90,000 रुपए अपने ही प्रॉफिट में से रखने होंगे। यदि नहीं रखता है तो ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं चल सकता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड रीजनल रूरल बैंक्स को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच के डिफरेंस को कहते हैं, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब कि ये जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक दिन के लिए इसके तहत किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम CRAR 9% का रखने को कहा गया है। दिस इज व्हाट इज द एंटायर फंडा। आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं। कोरी एंडरसन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वाज एन ऑलराउंडर रिप्रेजेंटिंग विच कंट्री? कोरी एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऑलराउंडर थे? और सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। एंडरसन को फेम मिला था बाएं हाथ के बल्लेबाज भी थे, बाएं हाथ के गेंदबाज भी थे, और इन्होंने फास्टेस्ट 100 स्कोर किया था वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 36 गेंदों में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जनवरी 2014 में। याद रखिएगा ये। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर आए AB डिविलियर्स, जो कि मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने 31 बॉल में वो शतक ODI में बना करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाइनली ये निष्कर्ष निकला, कोरी एंडरसन का रिकॉर्ड, जो कि कोरी एंडरसन ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था 37 गेंदों में 100 का, उसे तोड़ दिया फाइनली। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, RBI has increased the limit for card transactions in contactless mode without the need of an additional factor of authentication. What is the new limit? और ये नई लिमिट है 5,000 रुपए। RBI ने कॉन्टैक्टलेस मोड में एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत के बिना कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ा दी है। नई सीमा क्या है? और इसका सही आंसर है 5,000 रुपए। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली ये कहा है कि 5,000 रुपए तक आप बिना किसी ऑथेंटिकेशन के पैसे निकाल पाएंगे। आप अपने कार्ड से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, कार्ड को POS मशीन के पास लेकर के जाएंगे और 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप आराम से कर पाएंगे। एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है
सबसे पहली चीज़, अगर कार्ड में ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको पिन एंटर करना पड़े तो वो एडिशनल फैक्टर है ऑथेंटिकेशन का। अगर आपको कार्ड स्वाइप करने के बाद OTP मोबाइल में आए तो ये भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। जबकि 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करने के लिए या 5,000 रुपये तक की पेमेंट आपको POS टर्मिनल पे अपने कॉन्टैक्टलेस कार्ड से करने के लिए किसी भी तरीके का एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो छोटे मोटे काम के लिए अगर आप कार्ड को बार बार दूसरों से टच नहीं करवाएंगे तो कोविड-19 का जो रिस्क है वो भी कम होगा। इस थीम को रखा गया है। आगे बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूली लॉन्च्ड मेजर हाट ब्रिज हैज़ बीन रीनेम्ड एज जय हिंद ब्रिज। द ब्रिज इज लोकेटेड इन विच सिटी। हाल ही में मेजर हाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल रख दिया गया है। यह पुल किस शहर में स्थित है? और इसका सही उत्तर है इट्स इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट किया है न्यूली बिल्ट मेजर हाट ब्रिज कोलकाता में 3 दिसंबर 2020 को, और इस ब्रिज का नाम जय हिंद ब्रिज रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट पे करने के लिए उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर 23 जनवरी, देखिए 23 जनवरी 1897 को पैदा हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द RTGS सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। सही उत्तर है इसका कि इसे 14 दिसंबर 2020 से 24/7 लागू कर दिया गया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS सिस्टम ये सभी दिनों पे पूरे साल अवेलेबल होगा। 14 दिसंबर 2020 से आप कभी भी किसी भी समय पर RTGS सिस्टम के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर्स कर पाएंगे। अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए पहले 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक की टाइमिंग्स हुआ करती थी, अब वो टाइमिंग्स को अबॉलिश कर दिया गया है। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन नेम्ड इन द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर 2020। उस भारतीय का नाम क्या है जिसे 2020 के लिए स्ट्रेट्स टाइम एशियंस ऑफ द ईयर में नामित किया गया है? और इसका सही उत्तर है अदर पूनावाला। ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन विकसित की है, और ये कोविशील्ड वैक्सीन स्ट्रेट टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ये सिंगापुर का लीडिंग डेली स्ट्रेट टाइम्स है, और कोविड-19 पैंडेमिक में फाइट करने के लिए अदर पूनावाला साहब का योगदान बहुत ही जोरदार रहा है। अब हम आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द ओनली कंट्री आफ्टर द US टू अनफर्ल इट्स फ्लैग ऑन द मून। हाल ही में चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला कौन सा देश अमेरिका के बाद एकमात्र दूसरा देश बन गया? और सही उत्तर है चाइना। चाइना विश्व में दूसरा कंट्री है जिसने अपना नेशनल फ्लैग चांद पर जाकर के लहरा दिया है, और इस फीट को पहले अचीव किया गया था USA द्वारा 1969 में अपोलो मिशन लॉन्च करके। याद रखेंगे, अपोलो मिशन 1969। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं हम नेम द बैंक विद विच फिनटेक कंपनी रूपीफी हैज़ पार्टनर टू लॉन्च अ को-ब्रांडेड बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उस बैंक का नाम क्या है जिसके साथ फिनटेक कंपनी रूपीफी ने MSME के लिए सह ब्रांडेड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने में भागीदारी की है? सही उत्तर है इसका एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर लेंडर है एक्सिस बैंक। इन्होंने एक्सक्लूसिव बिजनेस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक रूपीफी बिजनेस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए, और ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिनटेक लेंडिंग प्लेटफॉर्म रूपीफी के साथ मिलकर के शुरू किया गया है, विच प्रोवाइड्स फिनेंशियल सॉल्यूशन टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसे वीज़ा पावर करेगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है
राजगोपाल चिदम्बरम। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे। इस बुक का टाइटल है 40 Years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय साइंटिस्ट डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। ये फॉर्मर चीफ थे ब्रह्मोस एरोस्पेस के और इन्होंने काफ़ी क्लोजली काम किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ 40 सालों तक। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये कि द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सिस्टम इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शासित है? और इसका सही उत्तर है आरटीजीएस सिस्टम्स रेगुलेशन एक्ट 2015। अगर आप बेसिस ऑफ कंपैरिजन देखें एक बार तो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू जो आप एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में देखना शुरू करें, देखिए मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू एनईएफटी करने के लिए 1 रुपये, आरटीजीएस करने के लिए तो 2 लाख रुपए चाहिए और आईएमपीएस के लिए 1 रुपये। पेमेंट ऑप्शन ऑफलाइन ऑनलाइन और आईएमपीएस में तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू की कोई लिमिट नहीं एनईएफटी और आरटीजीएस में, परंतु आईएमपीएस में 2 लाख रुपए की लिमिट है। सेटलमेंट टाइप जो होता है वो एनईएफटी में हाफ आवरली बेसिस होता है। हाफ आवरली बेसिस कहने का मतलब ये आधे घंटे के बैच होते हैं, बैच में सेटलमेंट होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलें कि लेट्स से आपने 8 बजे ट्रांसफ़र किया तो 8 बज करके और 8 बज के 30 मिनट पे सिक्योर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सपोज़ फॉर एग्जांपल कि आपने 9 बजे ट्रांसफ़र किया है 9 बज के 10 मिनट पे, तो वो 9:30 पे पूरी तरीके से डन हो पाएगा। तो सेटलमेंट हाफ आवरली बेसिस है, जबकि आईएमपीएस और आरटीजीएस में रियल टाइम है। सर्विस टाइमिंग्स की अगर बात करें तो एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस तीनों ही 24/7 अवेलेबल हैं, याद रखिएगा। और इनवार्ड ट्रांजैक्शन ना आरटीजीएस के लिए है ना आईएमपीएस के लिए, परंतु ना आरटीजीएस के लिए है ना एनईएफटी के लिए, आईएमपीएस के लिए चार्जेस हैं। आईएमपीएस के लिए बैंक डिसाइड करता है कि क्या चार्जेस होंगे। 7th वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड रिसेंटली अंडर द पार्टिसिपेशन ऑफ विच स्टेट्स। 7वां वॉश जल सैनिटेशन और हाइजीन कॉन्क्लेव हाल ही में किन राज्यों की भागीदारी के तहत आयोजित किया गया था? सही उत्तर है इसका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। 7वां वाश 2 से 4 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। यूनिसेफ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR और इवेंट को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ तक रहा हमारा आज का दिसंबर महीने का पहला पार्ट और जल्द ही आपके पास अवेलेबल होगा दिसंबर महीने का सेकेंड पार्ट भी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक।